हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ लेडीज़ हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं बेबीज़ आने वाले टाइम में। कुछ ऐसी हैं जिनको डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी ही हुई है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि प्लीज़ हमें कोई भी जो है रियल नहीं बताता है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है या ऑपरेशन से पहले क्या एक्सपेक्ट करते हैं या मतलब कर सकते हैं या ऑपरेशन के बाद क्या होता है। तो चलिए मैं आपको जो है मेरे टाइम पे क्या हुआ था वो मैं शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहा हो या आपका अलग एक्सपीरियंस रहे इन सब चीज़ों में, बट चलो फिर भी मैं अपना बता देती हूँ आपको कि ये जो मेरा सी सेक्शन था ये प्री प्लान था। फर्स्ट मेरा जो सी सेक्शन हुआ था वो प्री प्लान नहीं था, वो पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसीलिए जो है फिर सी सेक्शन चूज करना पड़ा हम लोगों को 2 दिन की लेबर पेन के बाद। बट सेकेंड टाइम का मैं आपको बता सकती हूँ जो कि मेरा प्री प्लान था, तो उसमें जो है हमें पहले ही डिसाइड करने के लिए बोल दिया था कि आप डेट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी डेट को जो है अपना सी सेक्शन करवाना है। और सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि सी सेक्शन दूसरी बार क्यों हुआ, क्योंकि मेरा पहले भी सी सेक्शन था। तो आपको पता ही है कि जो स्टिचेस की वजह से जो है सेकंड टाइम में भी, क्योंकि सेकंड बेबी जो है मेरी काफ़ी हेल्दी थी, तो उस वजह से जो बोलते हैं ना कि स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो डॉक्टर को थोड़ी सी टेंशन थी कि ऐसा ना हो कि इंटरनल कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्होंने जो है इमीडिएटली सी सेक्शन के लिए फिर से बोल दिया था कि आपको सी सेक्शन करवाना है। तो चलो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करती हूँ और बताती हूँ कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि क्या क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में। और ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले सबसे पहले जो है आपको जो है रेडी किया जाता है ऑपरेशन के लिए। आप जैसे ही जाते हैं एडमिट होने के लिए, तो मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। एडमिट होने के लिए जैसे ही मैं गई थी तो वैसे ही मुझे लेबर रूम में पहले एडमिट किया था, और वहाँ पे जो भी पेपर वर्क होता है, जो भी साइन वगैरह उनको लेने होते हैं आपके, वो ले लेते हैं। मतलब जो सी सेक्शन से रिलेटेड सिग्नेचर वगैरह होते हैं कि हाँ हम आपका सी सेक्शन कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं, तो वो सब पेपर वर्क जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो है आपको कपड़े दिए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। तो आपको कहा जाता है कि जाइए चेंज करके आइए, और पूरे कपड़े जो है आपको हॉस्पिटल के ही पहनने पड़ते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जब भी सी सेक्शन अगर आपका प्री प्लान्ड है तो आप अपना जो नेल पेंट वगैरह है वो पहले से रिमूव करके जाएं, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में जाके अदरवाइज वो लोगों का और ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो आपके नेल पेंट रिमूव करते हैं, आपकी जो ये रिंग्स वगैरह होती है, ये सब कुछ, अपनी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ घर पे रख के जाना, ये सब कुछ जो है पहन के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो वहाँ पे उतार ही देते हैं। और नोज पिन जो है वो मैंने नहीं उतारी थी, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे जो उनके पास बैंडेड रहती है वो लगा देते हैं। ये सब इन्फेक्शन ना हो, ये सब चीज़ के लिए करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी अपने जो ज्वेलरी वगैरह है वो पहले से ही घर पे रख के जाएं। तो बस फिर आपको जो है वो कपड़े दे दिए जाते हैं कि जाइए कपड़े चेंज करिए, और सब कुछ रेडी किया जाता है। सबसे पहले आपको जो है सी सेक्शन में जाने से पहले यूरिन की जो पाइप होती है वो लगा दी जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद 2-3 दिन आप उसी में रहने वाले थे, क्योंकि आप हिल तो सकते नहीं हो, उठ नहीं पाते हो, तो फिर वो सबसे पहला प्रोसीजर होता है। तो वो कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेनफुल भी नहीं रहता है, हल्की फुल्की सी दर्द होती है, वैसा बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो है वो डरती हैं इन सब चीज़ों से कि इंजेक्शन लगेगा या कैनुला लगेगा उससे दर्द होगी, ये सब कुछ है। तो खैर उतना दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा, बट इतनी भी ज़्यादा दर्द नहीं होती है कि आप उसको सहन ना कर पाओ। तो उसके बाद जो है आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। फिर बात आती है वहाँ पे कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस टाइम पे पेन होता है कि नहीं। तो मैंने बहुत सी लेडीज से सुना है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है एनेस्थीसिया देते हुए, बट मैं आपको जब मुझे पहली बार एनेस्थीसिया दिया था, जब मेरा बेटा हुआ था, तो भी मुझे इस तरीके का कोई ऐसा पेन नहीं हुआ था एनेस्थीसिया देते हुए, जो मतलब पीठ में आपके
इंजेक्शन दिया जाता है उससे कोई ऐसी इस तरीके की पेन नहीं होती है कि आप उसको सहन ना कर सको। और इस बार तो मुझे कोई लेबर पेन भी नहीं थी, डायरेक्ट मुझे सिर्फ सी सेक्शन के लिए ही जाना था। तो उस टाइम पे भी मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हुई है। बस हाँ ये था कि जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी उस टाइम पे मुझे जो है कॉन्ट्रैक्शंस उस टाइम पे आ रही थी। तो उस टाइम पे जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था तो वो लेटा के दिया गया था, एकदम इकट्ठा आपको ऐसे कर देते, मतलब आपकी जो पीठ है जैसे मानो ऐसे आपकी पीठ है उसको इस तरीके से बेंड करते, फिर आपको जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। और लेकिन इस टाइम जो है इस बार मुझे कोई ऐसी पेन वगैरह तो कुछ भी नहीं थी। तो मुझे बैठे बैठे जो है उस तरीके से फिर बैठे बैठे मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था। उसमें भी आपको एकदम से इस तरीके से बोलते हैं बैठने के लिए कि आप इस तरीके से बैठ जाइए पीठ को एकदम बेंड करके, फिर उस टाइम जो है आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के इमीडिएटली बाद जो है आपको उसी टाइम पे सारे वो जो भी उनको ड्रिप वगैरह लगानी होती है या सब कुछ वो उसी टाइम पे लगा देते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं जैसे आपको एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम पे। और पूरी जो आपकी रिपोर्ट्स होती है मेक श्योर कि आप अपनी जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो अपने पास ही रखें, जो भी आपके पूरे 9 मंथ्स में जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड हुए हैं या जो भी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इन केस आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड ग्रुप वो सब कुछ, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत सी लेडी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। खैर मुझे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे थायराइड वगैरह जो भी सब कुछ, तो सारी रिपोर्ट्स जो आप अपनी उस टाइम पे अपने पास ज़रूर रखिएगा। मतलब वो वैसे तो उसी टाइम फाइल में अटैच हो जाती है, बट ऐसा मत करना है कि ये घर पे रह गया वो घर पे रह गया, वैसा नहीं करना है। तो इमीडिएटली जो एनेस्थीसिया देने के साथ ही साथ आपका जो एक वो लगा देते हैं ना वो हार्ट रेट या बीपी वगैरह चेक करने के लिए, वो भी उसी टाइम लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सी लेडीज जो है उस टाइम पे घबरा जाती है। और बीपी हाई होना नहीं चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में होना चाहिए। तो वो टाइम टू टाइम, मतलब उसको हर वक्त जितनी देर आपका ऑपरेशन चलता रहता हो तो वो ट्रैक करते रहते हैं। फिर बात आती है ये कि जब एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम पे जब आपको लिटा देते हैं तो आप अपनी जो अपर बॉडी है उसको फील कर सकते हो, लेकिन आप अपने स्टमक से नीचे वाला जो लोअर पार्ट है आपकी बॉडी का उसको आप फील नहीं कर सकते हो। लेकिन जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हो तो एक हल्की हल्की सी सेंसेशन जो है आपको फील होती रहती है, आपको पता लगता रहता है कि वो कर क्या रहे हैं, वैसे आप फील करते हो। बट हाँ कोई पेन नहीं होता है, कोई कुछ इस तरीके का नहीं होता है। तो ये बात थी। बट इस बार जब मेरा ये सेकंड सी सेक्शन की मैं बात बोल रही हूँ, फर्स्ट सी सेक्शन में मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है। मतलब हाँ ये मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है, बट वैसे पेन वगैरह नहीं थी। लेकिन इस बार क्योंकि सेकंड बेबी जो है वो मेरी हेल्दी थी काफ़ी, तो मुझे कुछ पेन हो रहा था, लेकिन उस तरीके का पेन नहीं हो रहा था कि एक होता है ना कि आपको जैसे कट जाते हो आप या चोट लगती है ऐसे ही होशो हवास में होते हो, तब वैसे दर्द नहीं थी। लेकिन कुछ था ऐसा जो मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि दर्द हो रही है, बट वो वैसी दर्द नहीं होती कि आप उसको सहन ना कर पाओ, तो वैसा था। बाकी उस टाइम पे बस आपको सुन्न हो जाते हो आप एकदम, और होश रहता है आपको, आप सब कुछ फील कर सकते हो, आप सब कुछ सुन सकते हो, आप देख भी सकते हो। बट हाँ आपके आगे एक पर्दा सा लगा दिया जाता है ताकि जो बेबी को उस टाइम पे कट लग रहा है या बेबी को निकाल रहे हैं वो सब कुछ आप नहीं देख सकते हो। तो फर्स्ट डिलीवरी मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी, तो उस टाइम पे मुझे बेबी को नहीं दिखाया गया था। मतलब एकदम से ऑपरेशन के बाद जैसे ही बच्चे को बाहर निकालते हैं वैसे मुझे नहीं दिखाया गया था। लेकिन सेकंड डिलीवरी जो है मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली जो बच्चा जो है वो उसी टाइम साफ करके एकदम से दिखा दिया था। तो इसको मैंने देख लिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को वो लोग ले जाते हैं, साफ करते हैं, कपड़े वगैरह जो भी आपके साथ आया होता है, जो भी आपका अटेंडेंट होता है, तो उनको दिखा देते हैं और बच्चे के कपड़े वगैरह जो है साफ करके वो चेंज कर देते हैं। बच्चे को साफ करके कपड़े जो है वो पहना देते हैं। और सेकेंडली आपका तो उस टाइम पे सब कुछ प्रोसीजर चल रहा होता है। उसके बाद वो जल्दी जो है जितना भी
और कुछ सफाई वगैरह होनी होती है आपके पेट में, वो प्रॉपरली क्लीन करते हैं उसको, और उसके बाद जो है आपको स्टिचेस लगते हैं। तो उसमें भी कोई दर्द नहीं होता है फिर हाथ लगाते हुए, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी में हो क्या रहा है। मतलब उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि आपकी जो लेग्स है वो इतनी भारी हो गई है कि आप उनको हिला नहीं पा रहे हो, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग होती है उस टाइम पे। और 45 मिनट्स का ये पूरा प्रोसीजर रहता है, मतलब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से लेके ऑपरेशन थिएटर से निकालने तक का जो प्रोसीजर है 45 to 50 मिनट्स का होता है। इतने में जो है सब काम हो जाता है। आपका बेबी भी जो है उसको रेडी कर देते हैं, और आपको भी स्टिचेस वगैरह लगा के जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देते हैं। अब जब आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देते हैं उसके बाद क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देते हैं तो आपको बेबी जो है उसको तो आपको पता ही है कि वो पूरा चेक वगैरह करके शुगर टेस्ट और जॉन्डिस जो भी सारे टेस्ट होते हैं, या जो भी उनको बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगने होते हैं वो सब कुछ लग रहे होते हैं। तो उसके लिए बच्चे को तो लेके चले जाते हैं वो। लेकिन आपको जो है उसके बाद नींद का असर रहता है, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया होता है, तो उसकी वजह से आप जो है बहुत रिलैक्स हो जाते हो, तो अच्छे खासे सो सकते हो आप उसके बाद 3-4 घंटे के लिए। या हो सकता है कई लोग बहुत ज़्यादा देर भी रहते हैं, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे मुझे एनेस्थीसिया का जो असर था वो क्योंकि मेरा जो पहला बेबी है वो रात में हुआ था, तो पूरी रात ही ऑलमोस्ट मुझे उसका असर था। लेकिन सेकंड बेबी जो है वो मेरा दिन में हुआ है, तो उसके बाद जो है 5-6 घंटे तक तो ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वैसे इतनी ऐसी दर्द वगैरह तो नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि बैक टू बैक आपको पेन किलर्स लग रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, या फिर आपको वो ग्लूकोज वगैरह जो भी चढ़ रहा होता है उसके थ्रू भी आपको इंजेक्शंस देते रहते हैं, तो इतनी दर्द नहीं होती है। लेकिन दर्द जो है जैसे दिन में मेरा हुआ था तो रात में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन थी। मतलब उस तरीके की पेन नहीं थी कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, बट हल्की 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 सी पेन रहती है, क्योंकि जब आप एक ही पोजीशन में सीधे लेटे रहते हो तो आपकी जो है पीठ दुखनी शुरू हो जाती है। तो वो दर्द होती है, बट उस दर्द से भी ज़्यादा जो दर्द होती है वो होती है जब आपको पेन किलर डायरेक्ट कैनोला के थ्रू दिया जाता है, तो उसमें जो है 5-7 सेकंड की जो है वो दर्द होती है, क्योंकि जब वो जाता है ना नसों में तो उसकी थोड़ी सी दर्द होती है। तो मे भी हो सकता है कि अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता होगा, बट मुझे हुई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि सेकंड उस दिन तो आपको तकिया वकिया लेने के लिए बिल्कुल मना होती है। जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन बिल्कुल मना होती है तकिया लेने के लिए, क्योंकि इस बार जब मुझे एनेस्थीसिया लगा था तो वो जो पेन थी मेरे यहाँ को एकदम से एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे यहाँ पे पेन थी। मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरा शोल्डर है इस तरीके में मुझे यहाँ को पेन आई थी जैसे ही वो एनेस्थीसिया दिया गया था, मुझे बहुत पेन हुई थी यहाँ पे। तो जितनी देर ऑपरेशन चलता रहा उतनी देर मुझे वो पेन मतलब यहाँ पे थी ही थी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पेन खत्म हो जाती है। सेकंड थिंग जो मैंने सेकंड डिलीवरी के टाइम पे ही नोटिस की कि आपको जो है हेडेक बहुत होता है। फर्स्ट डिलीवरी में मुझे कोई हेडेक नहीं हुआ था सी सेक्शन में, बट सेकंड डिलीवरी में दूसरे या तीसरे दिन मुझे हेडेक हुआ था, जिसे वहाँ पे स्पाइनल हेडेक बोल रहे थे कि ये एनेस्थीसिया की वजह से, या जो आपका सी सेक्शन होता है उसके बाद जो है ये हेडेक होती है। उसमें क्या होता है जब आप लेटे रहते हो तब तो आपको कोई हेडेक नहीं होती है, बट जैसे ही आप बैठते हो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सिर है वो जो माथा है आपका स्टेबल नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा दर्द होती है। तो वो भी था, उसके लिए भी आपको जो है मेडिसिन दी जाती है, पेन किलर दी जाती है हेडेक के लिए, तो वो है। लेकिन वो 1-2 दिन रहती है और ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो, ये डिपेंड करता है बॉडी आपकी किस टाइम पे कैसी है, तो ऐसा होता है। लेकिन सेकंड डे मॉर्निंग उन्होंने जो है हमें बैठने के लिए बोल दिया था कि जो आप नेक्स्ट डे दूध लोगे या जो भी खाने पीने के लिए लोगे, लिक्विड डाइट पे रखते हैं 2 दिन के लिए, तो उन्होंने बोल दिया था डॉक्टर ने कि आपको बैठ के खाना है। और हाँ, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, सी सेक्शन से पहले 7-8 घंटे या तक आप से पहले आप मतलब 7-8 घंटे पहले आप कुछ खा सकते हो, उसके बाद आपको लिक्विड भी नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेनी है, पानी के लिए भी इवन डॉक्टर मना करते हैं। जैसे मेरा सी सेक्शन सुबह था, मुझे 10 बजे का टाइम दिया था, तो मुझे कहा था कि आपने रात को 2 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, तो 8-9 या 10 घंटे पहले जो है आप कुछ भी ना खाएं, अदरवाइज आपको जो वहाँ पे एनीमिया दिया जाता है। तो इसलिए तो
ये बात थी। फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और उसके बाद जो है ऑपरेशन होने के बाद भी आपको एक दिन या एक रात के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। मेरा ऑपरेशन जैसे सुबह 11-12 बजे करीब हुआ था दिन में, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं दिया था, रात में भी कुछ नहीं दिया था। सिर्फ अगले दिन सुबह जो है फिर कहा था कि दूध, चाय, कॉफ़ी ऐसा कुछ ले सकते हैं या फिर लिक्विड डाइट जो है वो ले सकते हैं। तो अगले दिन फिर मुझे, और आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खैर मुझे लगी थी, अब पता नहीं आप लोगों को लगेगी कि नहीं लगेगी या किसी को लगी होगी कि नहीं। तो ये होता है उसके बाद। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। सेकेंड डे आपको जो है बैठने के लिए बोल दिया जाता है कि आप बैठ जाओ। और बहुत सारे केसेस में यूरिन की जो पाइप है वो सेकेंड डे आफ्टरनून तक निकाल देते हैं। अगर नहीं निकाले तो थर्ड डे तो डेफिनेटली जो है मॉर्निंग में जो यूरिन की आपकी पाइप होती है उसको निकाल ही देते हैं। और आपको बोलते हैं कि खड़े होना है आपको और 2-4 कदम चलने की कोशिश करनी है। आपको वॉशरूम खुद जाना है। उस टाइम पर चेक करते हैं कि आप जब भी आप यूरिन के लिए जाते हो तो कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, मतलब आपको कोई जलन वगैरह ना हो या कुछ भी हो, तो वो सारे डॉक्टर चीज़ें पूछते हैं। तो वो आपको इसलिए बोलते हैं कि उठो, चलो और वॉशरूम खुद जाके आओ। तो तीसरे दिन तो हम लोगों को एकदम, मतलब मुझे तो एकदम बोल दिया था कि आप खड़े हो जाओ और यहाँ के रूम जो था हमारा वहाँ के चक्कर काटो, 2-3 चक्कर काटो। और ऐसा नहीं है कि एक ही साथ काटने हैं, थोड़ी देर उठो, चलो, फिर रेस्ट करो, फिर उठो, फिर चलो। फिर सेकंड डे तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप हल्का सा पिलो लेना शुरू कर दो, धीरे 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 जो है जितना आप लेते हैं पिलो नॉर्मल तक आ जाओ आप। बाकी एक दिन तो पिलो के लिए बिल्कुल मना किया था लेने के लिए, उसे आप बिल्कुल ऐसे सीधे लेटे रहते हो। बट फिर उसके बाद एक ये कमेंट मुझे आया था कि मैं तो 4-5 दिन तक हिल भी नहीं पाई थी। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं तो 4-5 दिन तक हिल भी नहीं पाई थी। तो ये सही बात है। आप खैर एक दिन तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप मूव कर ही नहीं पाते हो हल्का सा भी। और सेकेंड डे आप धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने धीरे 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 जो है इधर उधर मुड़ना शुरू कर दो, मतलब करवट लेके सोना शुरू कर दो। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है उस टाइम पे मूव करना, इधर उधर को करवट लेना। बट आप सीधे सीधे लेटे लेटे भी इतने ज़्यादा बोर हो जाते हो कि उस टाइम पे आपको वही करना सही लगता है कि काश मैं थोड़ी सी करवट ले पाती और दूसरी तरफ को सो पाती। मैंने सेकंड डे ही जो है करवट ले ली थी, क्योंकि बेड में जो है साथ में वो सपोर्ट के लिए लगे रहते, तो मैं धीरे धीरे अपने हिसाब से जो है वो इधर उधर हो जाती थी। तो ये होता है। बाकी आपको प्रॉपरली खड़े होने के लिए 3 से 4 दिन, 5 दिन भी लग ही जाते हैं, इतना टाइम तो लग ही जाता है। उसके बाद जो है आप खड़े हो पाते हो आराम से, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाते, चल भी लेते हो। थोड़ी थकान रहती है जिसको ठीक होते होते काफ़ी टाइम लग ही जाता है, बट आप प्रॉपरली चौथे या 5वें दिन आराम से उठ सकते हो। और इतनी कोई ऐसी दर्द नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पे झूठी ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप घबरा जाओ कि आप कुछ कर ही ना पाओ, हिल ही ना पाओ, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे आपको पेन किलर्स भी दे रहे होते हैं। और मेरे मेडिसिन जो है, जो ये पहले ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा होता है, पेन किलर्स चढ़ रहे होते हैं, वो 3 दिन तक था। फिर तीसरे दिन के बाद जो है दवाइयाँ शुरू कर दी थी, टैबलेट्स वगैरह देना शुरू कर दिया था और वो ग्लूकोज वगैरह सब कुछ हटा दिया गया था। तो मेरे केस में ऐसा था। हो सकता है आपके केस में डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी डिलीवरी रही है या किस तरीके की आपकी बॉडी है, आपका हीमोग्लोबिन कितना था, या सब चीज़ें देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें की जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो यही था जो आपने पूछा था कि आपके साथ ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था। तो ये चीज़ें मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में हुई थी। बाकी कुछ ऐसा अलग नहीं होता है, आई थिंक सबके साथ ऐसे सेम ही होते हैं। और यहाँ पे इंडिया में तो आपको पता ही है कि फादर्स जो है वो अलाउड नहीं होते हैं, ना ही लेबर रूम में और ना ही आपके ऑपरेशन थिएटर में। खैर मतलब यहाँ पे हिमाचल में तो नहीं होते हैं, और जगह मुझे इंडिया का पता नहीं है कि अलाउड होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं थे। तो इसलिए जो है मैंने ऐसा कुछ अपना जो बर्थ व्लॉग था उसमें इस तरीके की चीज़ें कोई कैप्चर नहीं की थी। अगर आपने मेरा बर्थ व्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और जो भी नई मॉम है एक्सपेक्ट कर रही है, ऑल द बेस्ट। और आप अच्छे से जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आए हेल्दी बेबी लेके, यही मेरी
जो है आप सब लोगों के लिए दुआ रहेगी या विश बोल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ जो है ईजिली स्मूथली हो जाता है। और उस टाइम पे आप इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं हो, जब वो टाइम आता है ना तो आप मोमेंट उसके हिसाब से जो है वो चलते जाते हो और कोई दिक्कत नहीं आती है। इंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को भी और प्रेगनेंसी के बाद मदरहुड को भी। तो चलिए फिर बाय, सब लोग अपना ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।